इसराइल की सहियनी फौज ने हमास सरबराह इस्माइल हनिया के 3 बेटे शहीद कर दिए हैं। हाजिम, मोहम्मद और आमिर शाती एक कैंप में पनाह गुज़ीरों से ईद मिलने गए थे। हमले में हमास सरबराह के कई पोते पोतियां भी शहीद हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ एक क्लिक करने की देर है आपके फ़ोन पे, और ये दोनों काम सब्सक्राइब और उसके साथ साथ लाइक हो जाएगी। ईद का दूसरा दिन है आज, तो आपको एक बार फिर से ईद मुबारक। और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे सबसे पहले फ़लस्तीन में होने वाले वाक़ये का, जिसके नतीजे में इस्माइल हानिया साहब जो हैं सरबराह हैं हमास के, उनके 3 बेटे शहीद हुए हैं एक कैंप के अंदर। उसके अंदर उनके कुछ पोते भी थे वहाँ पर शामिल। तो ये सह्यूनी फ़ौज जो इजरायली हैं उन्होंने हमला किया और उस कैंप पर मिज़ाइल दागे, उसके नतीजे में वो शहीद हुए वहाँ पर उनके 3 जवान बेटे। और बहुत ही एक गज़ब का आलम था कि जब उनको इस वाक़ये की इत्तला दी गई तो बहुत ही सब्र के साथ उन्होंने काम लेते हुए कहा कि हम इस जंग से पीछे नहीं हटेंगे। याद रहे, पिछले 6 से 7 महीने के अंदर इसराइल ने तकरीबन 35 से 40 हज़ार निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर अपने बम बरसाकर उनकी जान ली, उनको शहीद किया, और अपनी जुल्म व बर्बरियत जारी रखी हुई है। गाज़ा के अंदर निस्फ़ व नाबूद करके रख दिया है गाज़ा को, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया है, बिल्डिंगें तबाह करके रख दी हैं। लोगों को खाने के लिए वहाँ बुलाया जाता है, जो भी लोग हैं जिनको ग़िज़ा नहीं है उनके पास, उनको ग़िज़ा डिस्ट्रीब्यूशन जब हो रही होती है, अस्पतालों में जब दवाइयों की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, उस वक्त भी उनको मिसाइल का, बॉम्ब का निशाना बनाया जाता है, और उनकी नस्लकुशी करना इसराइल ने जारी रखा हुआ है और करे चले जा रहे हैं, और पूरी दुनिया इसके ऊपर खामोश बैठी है। मगर एक चीज़ जो देखने में आई है, वो जो ममालिक साथ दे रहे थे, जिनमें अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, यूरोप के भी कुछ ममालिक थे, तो उन ममालिक के अंदर जिस तेज़ी के साथ प्रोटेस्ट हुआ है, तो अब इन तमाम ममालिक को कोई एक दूसरा स्टैंड भी लेना पड़ गया है, और इन्होंने कहा है कि हम बहुत ज़्यादा देर तक इसराइल के साथ स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जंग तो रोकनी पड़ेगी इसराइल को, क्योंकि इसराइल ने फ़लस्तीन के साथ साथ अपना जो फ्रंट था वो खोल दिया है। उन्होंने लेबनान पर भी, वो उन्होंने सीरिया पर भी उन्होंने स्ट्राइक की है, वहाँ से उनके इसराइल के ऊपर भी हमले हुए हैं, लेकिन इसराइल किसी तौर से बाज नहीं आ रहा है। अभी तक वो इस मूड में नहीं है कि वो ये जंग बंदी करे, हालांकि सब प्रेशर दे रहे हैं। अमेरिका जैसा मुल्क भी कह रहा है, अमेरिका के अंदर भी प्रोटेस्ट हुए, इसराइल के अपने अंदर भी प्रोटेस्ट हुए हैं, और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस जंग को बढ़ावा दिए चला जा रहा है। याद रहे कि इस जंग के अंदर इसराइली भी बहुत सारे अपनी जान से गए हैं, लेकिन फिर भी अभी ये रुकने का, इस जंग को नाम नहीं ले रहे हैं। तो हमारी दुआ है कि ये जंग जल्द से जल्द रुक जाए। अब बात करेंगे ट्रैफिक हादसे की, जो कि पेश आया है पाकिस्तान के अंदर, और ये ज़ायरीन थे जो शाह नूरानी की ज़ियारत पे गए हुए थे, वहाँ से वापस आते हुए ये ट्रक जो है हादसे का निशाना बना। और इस ट्रक के अंदर हुआ क्या कि ये जो मोड़ काट रहा था वहाँ पर ओवर स्पीडिंग नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, जिसके नतीजे में खाई में जा गिरा। 17 लोग जाँ बहक हुए और 35 लोग ज़ख्मी हुए। जो भी लोग जाँ बहक हुए हैं उन तमाम के लिए हम दुआगो हैं, और जो वहाँ पर ज़ख्मी हैं उनके लिए भी दुआगो हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो सकें। याद रहे, आप लोगों में से जो भी ड्राइविंग करता है, जब भी आप किसी टर्निंग पे जाएं या कहीं से यू टर्न ले रहे हों, तो स्पीड, जो नॉर्मल स्पीड कम करते हैं आप, उससे भी कम कर दिया कीजिए। गाड़ी एक मशीन है, कभी भी डिसबैलेंस हो सकती है, ब्रेक आपके कभी भी फेल हो सकते हैं, इस तरीके की चीज़ से कभी भी वास्ता पड़ सकता है। तो इंसान अगर अपनी पहले से ही एहतियात के साथ साथ ज़्यादा एहतियात कर ले, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे हादसों से बचा जा सकता है। अब हम बात करेंगे गवर्नर साहब कामरान टेसूरी की। पीपल पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया कि इनको तब्दील कर दिया जाए, और नून लीग अपना कोई गवर्नर पीपल पार्टी की मुशावरत से नामजद करे। तो अब ये तब्दील होंगे या नहीं होंगे, मेरा ख्याल में, जो मेरी राय है, मुझे लग रहा है ऐसा कि इस बार इनके ज़रा बचने के चांसेस कम हैं। MQM के बारे में पिछले दिनों कहा गया था, बहुत सारी ऑडियो सामने आई थी कि बाकी पार्टीज़ का तो 40 to 50% मैंडेट जाली है, लेकिन MQM का 100% मैंडेट जाली है। तो MQM के पास जो वजारत भी आई वो कोई ऐसी नहीं है कि जिसके नतीजे में MQM को बहुत अपना लोहा मनवा सके, या कराची जहां पर वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत है, या कराची जहां पर उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है, वहां के लिए वो कुछ खास कुछ कर सकें या कुछ सर्व कर सकें। कराची वाले आज भी उसी तरीके से परेशान हैं, वैसे ही बेचारों के मोबाइल छिन रहे हैं, वैसे ही वो लोग अपनी जान से जा रहे हैं। MQM सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है या आकर बीच में कुछ बालुक में दे देती है, जिसका कोई हासिल वसूल नहीं होता, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता सामने। तो अब जब गवर्नर, जो उनके पास अभी की पोस्ट बाकी है, अगर ये इनके हाथ से निकल गई, तो MQM की मैं समझता हूँ जो पोजीशन है वो मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी।
तो MQM भी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो, लेकिन उधर पीपल पार्टी जिसकी सूबाई हुकूमत है वो भी पूरा जोर लगा रही है, तो फिर ज़रा इस वक्त बचना ज़रा मुश्किल ही होगा। खैर जो भी होगा मंजूर खुदा होगा, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। और एक बात ये भी कही जा रही है कि शायद फैसल वाडा साहब अगले गवर्नर के कंटेस्टेंट हों। इस बात में मुझे कुछ ज़्यादा सदाकत नहीं लगती, अभी तक की रिसोर्सेज से बात सामने आई है। अब ये कितना सच होगी, जैसी कोई मेरे पास हतमी बात आएगी मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा मज़ाक़ा खेज़ स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बताया कि जी ये मोहसिन नकवी साहब, फैसल वाडा साहब और जो अनवारुल हक काकड़ साहब थे, इनका ताल्लुक एक ही बरादरी से है। अब वो कौन सी बरादरी है मेरा ख्याल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि औरंगज़ेब साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इनके कज़न हैं। तो अब आगे क्या होता है, ये सारे कज़न्स ब्रदर मिलके कैसे हुकूमतों के अंदर चलते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो भी पोजीशन चाहें वो बहुत आराम से ले सकते हैं। मोहसिन नकवी साहब का जिक्र हुआ है तो मैं एक बात करूंगा। मोहसिन नकवी साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे तो केयर टेकर वो CM थे। बहुत अच्छा उन्होंने सर्व किया पंजाब में, उनकी हर जगह से तारीफ, हर डिपार्टमेंट से उनकी तारीफ ही आई। तेज़ काम करते हैं। शहबाज शरीफ ने खुद एडमिट किया कि ये मेरे बाद मोहसिन स्पीड उनका उनको लक़ब दिया गया। अब मैं मोहसिन स्पीड साहब की बात करता हूँ PCB के हवाले से। बाबर आजम का कमबैक, इमाद वसीम का कमबैक, मोहम्मद आमिर का कमबैक। आप देखें PCB के अंदर तेज़ काम हो रहा है, तेज़ काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अब जो टीम तैयार होगी, जैसे वो कोचेस के सिलेक्शन में भी लगे हुए हैं, जैसे वो टीम के साथ नेक टू नेक चल रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी को उन्होंने इख्तियारात दिए हैं कि वो नए प्लेयर्स को निकाल कर सामने लाएँ। तो ये जो वो एक पूरा प्लॉट लेके चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक अच्छा और वंडरफुल चीज़ होगी क्रिकेट के लिए। आने वाले दिनों में आप एक उभरती हुई टीम देखेंगे, अनबीटेबल टीम देखेंगे पाकिस्तान की, जो इंशाल्लाह ताला शायकीन को भी खुश करेगी और पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करेगी, जिस तरीके की अभी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। तो मेरा ख्याल में अगर मोहसिन नकवी साहब आगे आइंदा आने वाले दिनों में किसी और पोजीशन पर भी जाते हैं और वो अगर उसके अहल हैं, तो उनके ऊपर तनकीद जो है वो उसकी कोई वजह बनती नहीं है। अगर कोई काम कर रहा है तो यार उसको सराह भी दिया करो, हर बार तनकीद पे तनकीद मत किया करो। हमें चाहिए कि उनके काम को प्रेज़ करें ताकि वो आने वाले दिनों में और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। किसी भी पोजीशन में जाएँ मोहसिन नकवी साहब, गुड लक टू यू फ्रॉम माय चैनल। और अब मैं बात करूँगा इमरान खान साहब की, कैदी नंबर 804 बानी PTI। बानी PTI के हवाले से कहा जा रहा था कि बानी PTI बाहर आ जाएंगे ईद से पहले, ऐसा हो नहीं सका। तो अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि 3 से 6 महीने में बाहर आएंगे। मेरी भी ज़ाती राय ये है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि बानी PTI के केसेस जिस तरीके से इस वक्त सस्पेंड किए जा रहे हैं ना, तो ये एक चीज़ सामने आ रही है कि शायद 3 से 6 महीने में बानी PTI बाहर आए। कहा जा रहा है कि बैकडोर राब्ते हैं उनके, किनसे राब्ते हैं आप समझ सकते हैं। लेकिन बानी PTI जो है ना वो भी बाज नहीं आते, वो एक फुलझड़ी छोड़ देते हैं। तो मैं बानी PTI को एक मशवरा दूंगा, बानी PTI साहब अगर आपके बैकडोर राब्ते हैं या नहीं है ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन कुछ अरसे खामोश हो जाएं। जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं ना और आप चाह रहे होते हैं कि ये मुझे कोई रिस्पॉन्स करे, तो उस वक्त फिर उस बंदे की बुराई नहीं की जाती या उसके इदारे की बुराई नहीं की जाती। तो अब मेरा ख्याल में बानी PTI की जो खामोशी है वही बानी PTI का फ्यूचर डिसाइड करेगी। अब ज़रा बात करते हैं सऊदी इन्वेस्टमेंट की। सऊदीया ने इन्वेस्ट किया रिकॉर्डिंग के अंदर, जिस पे हमारी गवर्नमेंट बहुत खुश थी। शहबाज शरीफ साहब जो अभी हाल ही में उम्रा करके वापस आए, वहाँ से बहुत ज़्यादा खुश वापस आए। अब याद रहे सऊदीया की अब वो कंडीशन नहीं है हमारे साथ कि वो हमें खाली लोन दे। वो कहते हैं आप बताएं कौन से आपके ऐसे मंसूबे हैं जिनके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकें। रिकॉर्डिंग, सोना, तांबा, वहाँ पर वो जाहिर सी बात इंटरेस्टेड थे। उन्होंने कहा ठीक है करेंगे हम इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर बड़े शादियाने बज रहे हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ ऊपर के लोगों के काम आएगी या आवाम तक इसका फ़ायदा पहुँचेगा, ये अभी कुछ दिन में पता चल जाएगा। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक आवाम तक पहले किस चीज़ का फ़ायदा पहुँचा है यार, जो अब पहुँचेगा। तो ये अगर इसका फ़ायदा पहुँचा दें और थोड़ी सी महंगाई के अंदर कमी ले आएँ तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा अमल हो जाएगा। याद रहे बिजली की कीमतें अभी 3 दिन पहले बढ़ी हैं और कहा जा रहा है आने वाले वक्तों में मज़ीद बढ़ती रहेंगी, क्योंकि बिजली की कीमत जो IMF के साथ तय हुई है उस सारे खसारे को कम करने के लिए बिजली की कीमतें बढ़ानी है, गैस की कीमतें बढ़ानी है और पेट्रोल जो है वो भी अब 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये करके आपको लुक में मिलते रहेंगे, कम नहीं होगा, बढ़ता रहेगा। मेरा सिर्फ सवाल हुकूमत से ये है, आप इन 3-4 चीज़ों पे कब तक पैसे बढ़ाएंगे? एक हद तक आप बढ़ाएंगे, उसके बाद आपकी चीज़ें जो भी आपकी टर्म्स हैं बिजली की, गैस की, ये जो आप पूरा एक अपना पुल खड़ा कर रहे हैं महंगाई का सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर, ये गिर जाएगा भाई। जब ये गिर जाएगा तो फिर आपको मज़ीद परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी। तो क्या ही बेहतर हो कि आप इस पुल का जो बोझ है वो मज़ीद चीज़ों के ऊपर डाल दें। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कहता हूँ आप टैक्स लगाएं, फ्रूट वेजिटेबल मार्केट्स पे भी आप टैक्स लगाएं। आप जाके देखें कि किस तरीके से लोग कितना कितना पैसा कमा रहे हैं इन फील्ड से, उन तमाम लोगों पे टैक्स लगाएं। सब्जियां जहाँ से आ रही हैं, सब्जी जो बेचते हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाएं।
ज़रूरी है इस वक्त टैक्स लगाना। पेंशन्स को ख़त्म करें। जब आपको कुछ हार्ड डिसीजंस लेने हैं तो आपको लेने पड़ेंगे वो फ़ैसले। अब अगर आप अपने वोट बैंक को बचाते रहेंगे और इस तरह के फ़ैसले नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आगे पाकिस्तान के लिए मज़ीद मसाइल खड़े होंगे। इन्फ्लेशन जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी अगर आप ईद पे जाएँ, आप किसी भी दुकान में जाएँ, आपको 1500 रुपये किलो से कम मिठाई नहीं मिलेगी। और उसी के साथ आप दीगर अशिया पे जाएँ, आप मुर्गी लेने जाएँ, आप गोश्त लेने जाएँ, आप नान लेने जाएँ, आपको ईद पे हर चीज़ का स्पेशल प्राइस ऊपर हुई भी मिलेगी। आप पूरी दुनिया में कोई भी त्यौहार आए वहाँ जाएँ, वहाँ पर आपको प्राइसेस कम मिलती हैं। हम खुद इन बातों को कोट कर रहे होते हैं, लेकिन अपने ऊपर जब हमारा टाइम आता है तो हम खुद बढ़ा चढ़ाकर प्रॉफिट लेने के चक्कर में होते हैं और वो पैसा आगे हमसे किसी और मद में भी निकल जाता है। तो जब तक ये पूरा कंट्रोल नहीं होगा तमाम चीज़ों पर और ये टैक्सेस प्रॉपर्ली इम्पोज नहीं होंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ आप कितना ही पैसा मार्केट में डाल दें, सिर्फ बेकार वाली बात है। यहाँ से पैसा आया, वहाँ से पैसा आया, वो आता रहेगा और वो यूँ जाता रहेगा। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करें ताकि पाकिस्तान की तरक्की के अंदर एक प्रॉपर रोल प्ले कर सकें। उसी के साथ साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगा। तो अभी तक अगर किसी ने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो उंगली यूँ लगानी है, सब्सक्राइब करना है और लाइक भी ज़रूर करना है व्लॉग को। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर रहे।